हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, बहुत वक्त के बाद आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बर्ब सूट की एक न्यू वीडियो। तो बहुत ही वक्त के बाद हमारे चैनल पे एक न्यू वीडियो आई है। तो वो लोग जो अभी भी हमारे चैनल के संग बने हुए हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन, क्योंकि आप अभी भी सपोर्ट कर रहे हो। काफ़ी वक्त से हमारी कोई भी वीडियो नहीं आई थी एंड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि बर्ब सूट की नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। तो आज है हमारे पास बर्ब सूट की नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एचटीटीपी मेथड्स के बारे में। सो बेसिकली एचटीटीपी क्या है, किस तरीके से एचटीटीपी काम करता है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में फ़र्क क्या है, जब कोई भी रिक्वेस्ट हम क्लाइंट टू सर्वर भेजते हैं तो बैकएंड में कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं। तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो बग बाउंटी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि एचटीटीपी क्या है। तो जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है वो किस तरीके से काम करता है, क्योंकि अगर आपको एचटीटीपी के बेसिक्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में अपना अच्छा करियर नहीं बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। ओके दोस्तों, तो जानते हैं व्हाट इज एचटीटीपी एंड हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा अक्रॉस द वेब। तो हम में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। बहुत से लोगों को ये लगता है कि एचटीटीपी एक इनसिक्योर प्रोटोकॉल है और एचटीटीपीएस एक सिक्योर प्रोटोकॉल है। हम सब यही जानते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जानने के लिए एचटीटीपी के बारे में। तो बेसिकली एचटीटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो आप इंटरनेट पे कोई भी रिक्वेस्ट अगर आप सर्वर को भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक में लॉगिन करना चाहते हो या फिर आप गूगल के किसी सर्वर से कोई डेटा को लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे सर्च करा किसी इमेज के बारे में एंड आप उस इमेज को गूगल से रिसीव करना चाहते हो या फिर उसको फेच करना चाहते हो। तो आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुँचाना और सर्वर का जो रिस्पॉन्स आएगा उसको आप तक पहुँचाने का काम जो होता है वो एचटीटीपी करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा अक्रॉस द वेब। सो वेब पे पूरा का पूरा डेटा जो ट्रांसफ़र करने का काम करता है वो एचटीटीपी ही करता है। वेयर एज अगर हम एचटीटीपीएस की बात करते हैं तो एचटीटीपी एक इनसिक्योर प्रोटोकॉल इसलिए होता है क्योंकि जो भी डेटा एचटीटीपी के थ्रू ट्रांसफ़र होता है वो सब होता है अनइनक्रिप्टेड। इट मीन्स जो भी डेटा यहाँ से सर्वर की तरफ पहुँच रहा है वो बिना किसी सिक्योरिटी के यानी कि क्लियर टेक्स्ट में जा रहा है। तो अगर कोई भी मैन इन द मिडल अटैक करना चाहेगा या फिर अगर हम कहें कि कोई भी अगर हैकर आपके डेटा को पढ़ना चाहेगा तो वो ईजिली पढ़ सकता है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड नहीं है, यानी कि वो एक क्लियर टेक्स्ट में जा रहा है। बट अगर हम एचटीटीपीएस की बात करते हैं जहाँ पे हमारे पास एक सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट जिसको हम एसएसएल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं या फिर आज की डेट में जिसको हम टीएलएस सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, यानी कि वो आपके डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं जिससे आपका डेटा कोई भी नहीं पढ़ सकता। यही मेन फ़र्क होता है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बीच में। फिलहाल हम आगे जानते हैं एचटीटीपी के बारे में। तो एचटीटीपी का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो होता है 80 एंड एचटीटीपीएस का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 443। तो सबसे पहला वर्जन जो एचटीटीपी का आया था वो था 0.9 विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एचटीटीपी इज़ एचटीटीपी 3। तो आज फिलहाल हम एचटीटीपी 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज भी कई जगह पे आपको एचटीटीपी का 1.1 वर्जन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाउ एचटीटीपी वर्क्स। The HTTP protocol is also a stateless protocol, meaning that the server is not required to store session information and each request is independent of the other. इसका मतलब है दोस्तों, जो HTTP है वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। इस स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि HTTP आपका एक कनेक्शन हमेशा बना के नहीं रखता है। कहने का मतलब है अगर आप एक क्लाइंट हो और एक सर्वर से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्वर को कहा हाई एंड सर्वर आपका रिस्पॉन्स देता है हेलो से। ये जो आपका कनेक्शन बना ये सिर्फ उसी वक्त तक बना है जब तक आपका हाई का रिस्पॉन्स नहीं आता। एक बार आपका हाई का रिस्पॉन्स आ जाए उसके बाद जो आपका स्टेट है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपको जो पूरा कनेक्शन बना हुआ है आपको वापस से सर्वर को बताना पड़ेगा कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ हेलो दोस्तों, आज हम अपनी नई वीडियो के बारे में हम जानने वाले हैं।
तो आपके दिमाग में अब ये रहेगा कि अब मैं आपको आगे अपनी नई वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल की तरह वर्क करता हूँ तो पहले मैं आपको बोलूँगा दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक नई वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप उसका रिस्पॉन्स मुझे देंगे ओके, तो हम ये इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जब मैं बात बोलूँगा दोस्तों कि आज मैं अपनी नई वीडियो के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो अगर आप एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल के बिहाफ पे काम कर रहे होंगे तो आप वो भूल जाओगे मैंने पहले क्या कहा था। तो उसके लिए मुझे आपको वापस से रिमाइंड कराना पड़ेगा। तो जो एचटीटीपी है वो भी उसी तरीके से काम करता है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल का हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो एचटीटीपी स्टेटलेस होने की वजह से हमें बार बार ये बताना पड़ता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कौन सी रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं। इसीलिए दोस्तों एचटीटीपी को एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, अगर एचटीटीपी स्टेटलेस है और बार बार हमें अपनी चीज़ें बतानी पड़ती हैं सर्वर को कि हम कौन सी रिसोर्स मांग रहे हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ऐसे हमारा सेशन कैसे बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस्तेमाल करा जाता है एचटीटीपी कुकीज़ का, जो कि आपके एक सेशन को मेंटेन रखते हैं। एचटीटीपी स्टेटलेस ज़रूर है लेकिन सेशन लेस नहीं है। यहाँ पे सेशन को मेंटेन करने के लिए काम में लाया जाता है एचटीटीपी कुकीज़ का। कुकीज़ आपके सेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आगे की वीडियोज़ में हम कुकीज़ के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम जानते हैं एचटीटीपी के बारे में इन डेप्थ और जानकारी। तो दोस्तों एचटीटीपी की दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पांस। रिक्वेस्ट वो होता है जो कि क्लाइंट सर्वर को भेजता है और रिस्पांस वो होता है जो कि रिक्वेस्ट का रिस्पांस देता है सर्वर क्लाइंट को। तो जो रिक्वेस्ट होता है दोस्तों उसमें अ कमांड और रिक्वेस्ट, एक नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, उसके संग होते हैं कुछ ऑप्शनल हेडर्स और उसके संग होता है ऑप्शनल बॉडी। तो यानी कि जब आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर को, उसमें आपका एक रिक्वेस्ट होता है, आपके कुछ हेडर्स होते हैं और आपकी उसमें बॉडी होती है। इसी तरीके से जब रिस्पांस आता है हमें सर्वर से तो वहाँ पे एक स्टेटस कोड होता है। स्टेटस कोड क्या होता है दोस्तों? कई बार आपने देखा होगा, अगर आप किसी वेबसाइट का नाम गलत लिख देते हो तो वहाँ पे आपको एक एरर 404 मिलता होगा। इसी तरीके से कई बार आपको एरर 503 या 501 देखने के लिए नज़र आता होगा। तो ये होते हैं स्टेटस कोड। ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है दोस्तों, मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ कि स्टेटस कोड क्या होते हैं, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस कोड का मतलब क्या है। उसके अलावा रिस्पांस में हमको ऑप्शनल हेडर मिलता है, सेम रिक्वेस्ट हेडर की तरह। उसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शनल बॉडी भी होती है। चलिए दोस्तों समझते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली जब भी कोई वेब क्लाइंट एक वेब सर्वर से कम्युनिकेट करता है तो वेब क्लाइंट जो होता है एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, उसके रिस्पांस में वेब सर्वर उसको एक रिस्पांस भेजता है। फॉर एग्जांपल वेब क्लाइंट ने सर्वर को भेजा हाय, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाती है हाई की सर्वर के पास। अब वेब सर्वर उसके रिस्पांस में हेलो बोलता है वेब क्लाइंट को। तो इस तरीके से एचटीटीपी काम करता है। एचटीटीपी का एक रिक्वेस्ट जाता है, उसके रिप्लाई में एचटीटीपी का एक रिस्पॉन्स आता है सर्वर की तरफ से। सबसे पहले समझते हैं रिक्वेस्ट के बारे में। सो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है वो कुछ इस तरीके से नज़र आती है। जब कभी भी आप किसी भी वेब पेज को विजिट करते हो, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो, या फिर अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हो mastersnit.in पे, तो जो आपकी एचटीटीपी की रिक्वेस्ट होगी वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, जहाँ पे आपका सबसे पहला होता है मेथड, यानी कि आप एचटीटीपी के कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहला आपका मेथड लिखा हुआ नज़र आएगा। एचटीटीपी के कई तरह के मेथड होते हैं, जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, हैड, डिलीट, ऑप्शंस। इन सभी मेथड्स के बारे में मैं थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है मेथड, यानी कि आप एचटीटीपी का कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों आता है पाथ, यानी कि आप उस सर्वर पे कौन सी लोकेशन पे जाना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप एचटीटीपी के कौन से वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं आपका वेब ब्राउज़र, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए नज़र आती है। उसके नीचे दोस्तों होता है हेडर्स। अभी जो हेडर्स होते हैं ये बहुत तरीके के होते हैं, इन हेडर्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं एचटीटीपी मेथड्स के बारे में। तो एचटीटीपी के बहुत सारे रिक्वेस्ट मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गेट मेथड के बारे में। तो जो गेट मेथड होता है दोस्तों वो किसी भी तरह के रिसोर्स को फैच करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक क्लाइंट हो और आप फेसबुक से किसी रिसोर्स को लेना चाहते हो, या फिर आप गूगल से किसी इमेज को रिसीव करना चाहते हो, फैच करना चाहते हो, तो उसके लिए हम गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। गेट मेथड request a representation of the specified resource. Request using get should only retrieve data. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गेट शुड ओनली रिट्रीव डेटा, यानी कि डेटा को रिसीव करने के लिए हम गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वेयर एज अगर हम हेड मेथड की बात करते हैं तो हेड मेथड भी गेट मेथड की तरह ही होता है, बट विदाउट द रिस्पॉन्स बॉडी, यानी कि हेड मेथड में रिस्पॉन्स बॉडी नहीं होती है।
उसके बाद दोस्तों अगर हम पोस्ट मेथड की बात करते हैं तो किसी भी तरह के डेटा को अपलोड करने के लिए हम पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक मेन डिफरेंस गेट और पोस्ट में ये भी है कि अगर आप किसी एक वेबसाइट पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड सेंड कर रहे हो, यानी कि अगर आप फेसबुक पे लॉगिन लिख रहे हो और वहाँ पे अपना पासवर्ड लिख के साइन इन कर रहे हो, तो अगर आप गेट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो ऊपर यूआरएल में आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर दोस्तों आप पोस्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो तो पोस्ट मेथड में वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको यूआरएल में नहीं दिखता, वो होता है आपके बॉडी में। तो ये एक डिफरेंस है गेट एंड पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट मेथड काफ़ी बेहतर है गेट मेथड से अगर हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बात करते हैं तो। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है पुट मेथड। तो पुट मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी तरह के डेटा को अपडेट करने के लिए, हम पुट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं डिलीट मेथड के बारे में। द डिलीट मेथड डिलीट द स्पेसिफाइड रिसोर्स। किसी भी तरह के रिसोर्स को डिलीट करने के लिए हम डिलीट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है कनेक्ट। द कनेक्ट मेथड एस्टैब्लिशेस अ टनल टू द सर्वर आइडेंटिफाइड बाय द टारगेट रिसोर्स। तो किसी भी तरह के रिसोर्स से कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शंस। ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल हम दोस्तों हम तब करते हैं अगर हमें टारगेट को ये बताना हो कि हम किस किस तरह के ऑप्शन सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक क्लाइंट हो और आप मुझे बताना चाहते हो कि आपको कौन कौन से ऑप्शन सपोर्टेड हैं, यानी कि आप मुझे बताओगे कि मैं हेड मेथड भी सपोर्ट करता हूँ, मैं पोस्ट मेथड भी सपोर्ट करता हूँ, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों ट्रेस आता है। जो ट्रेस मेथड होता है ये हम लूप बैक टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है। द ट्रेस मेथड परफॉर्म्स अ मैसेज लूप बैक टेस्ट अलॉन्ग द पाथ टू द टारगेट रिसोर्स। जिस तरीके से अगर आपको अपना एनआईसी कार्ड चेक करना हो तो हम लिखते हैं सीएमडी में जाके पिंग स्पेस 127.0.0.1 और जब वहाँ से हमको रिप्लाई मिलता है तो वहाँ पे हमको पता चलता है कि हमारा एनआईसी कार्ड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इस तरीके से लूप बैक टेस्टिंग के लिए हम ट्रेस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों एक लाइव वेबसाइट में जाके देखते हैं ये जो रिक्वेस्ट मेथड होते हैं ये किस तरीके से दिखते हैं। तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ एक वेब ब्राउज़र। तो यहाँ दोस्तों मैं लिखता हूँ facebook.com। तो दोस्तों यहाँ पे मैं facebook.com के लॉगिन पेज पे आ गया हूँ। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे जाना है इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे। तो यहाँ पे इसका इंस्पेक्ट पेज आ चुका है। यहाँ पे आपको जाना है नेटवर्क पे। उसके बाद आपको वापस इस पेज को रीलोड करना है। तो जब मैं इस पेज को वापस से रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लॉगिन अटैम्प्ट। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों आपको वो जनरल हेडर्स नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेडर्स, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो हेडर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये है एक जनरल हेडर। उसके बाद यहाँ पे आता है एक रिस्पॉन्स हेडर और उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आएगा रिक्वेस्ट हेडर्स, यानी कि जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो सबसे पहले अगर हम जनरल हेडर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आता है रिक्वेस्ट यूआरएल, यानी कि आप किस तरह के यूआरएल का रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर से। तो यहाँ पे मैंने facebook.com के लॉगिन पेज का रिक्वेस्ट करा था, तो यहाँ पे आपको पूरा यूआरएल देखने के लिए नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आता है रिक्वेस्ट मेथड। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि गेट मेथड, पोस्ट मेथड, ये अलग अलग तरह के रिक्वेस्ट मेथड्स होते हैं एचटीटीपी के। तो यहाँ पे दोस्तों ये इस्तेमाल कर रहा है गेट मेथड का। उसके बाद स्टेटस कोड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ स्टेटस कोड होते हैं जो कि हमको बताते हैं कि सर्वर की तरफ क्या चल रहा है। तो स्टेटस कोड के बारे में थोड़ी देर में हम जानते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा रिमोट एड्रेस होता है, यानी कि हमारा रिमोट आईपी विद पोर्ट नंबर। तो ये पोर्ट नंबर 443 ये HTTPS का है, क्योंकि जो facebook.com है वो HTTPS पे रन करती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आता है रेफर पॉलिसी। तो बेसिकली रेफरर पॉलिसी क्या होता है? देखिए दोस्तों, रेफरर एक हेडर होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेबसाइट को अगर हम विजिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप YouTube को देख रहे हैं एंड YouTube पे आपको कोई ऐड दिखता है। तो YouTube को देखते देखते अगर आप उस ऐड पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप उस ऐड की वेबसाइट पे चले जाते हो। तो जब आप उस वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे एक रेफरर हेडर होता है जो कि ये बताता है कि आप कहाँ से रेफ़र होके आए हो। फॉर एग्जांपल आपको एक नई जॉब चाहिए एंड आप मुझे कहते हो कि एक नई जॉब दिला दो, तो मैं आपको एक नई लोकेशन पे रेफ़र करता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि एक XYZ कंपनी में चले जाओ और वहाँ जाके मेरा रेफरेंस दे देना। तो आप जब उस कंपनी में जाते हो तो आप ये बताते हो कि मुझे राहुल ने यहाँ का रेफरेंस दिया था, तो यानी कि मैंने आपको वहाँ पर रेफ़र कर दिया। तो इसी तरीके से दोस्तों रेफरर होता है जो कि ये बताता है कि आप कहाँ से रेफ़र होके आए हो। तो यानी कि जब आप यूट्यूब से होते हुए किसी दूसरी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे आपके हेडर में क्लियरली हम देख सकते हैं कि आप किस वेबसाइट से रेफ़र होके आए हो। तो इसी तरीके से रेफरर की कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे रेफरर पॉलिसी बनाई गई है ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन। तो बेसिकली रेफरर पॉलिसी बहुत तरीके की होती हैं।
तो यहाँ पे फेसबुक यूज़ कर रहा है स्ट्रिक्ट ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन। इस ऑप्शन का मतलब होता है दोस्तों, जब कभी भी आप इस तरह की रेफर पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब होता है जो भी रेफरर डेटा हो वो सिर्फ तभी दिखेगा जब आपका टारगेट और जो आपका होस्ट वेबसाइट है वो एक सेम प्रोटोकॉल सिक्योरिटी लेवल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको अगर हम एक सिंपल भाषा में समझते हैं, यानी कि अगर मैं हूँ एक वेबसाइट जो कि HTTPS का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं जिस वेबसाइट पे जा रहा हूँ वो भी HTTPS का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी वो रेफरर का डेटा नज़र आएगा। अदरवाइज़ अगर मैं हूँ एक HTTPS और वो एक HTTP वेबसाइट पे जा रहा है, तब वो डेटा नज़र नहीं आएगा। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी रेफरर पॉलिसी हमारे पास होती हैं, जैसे कि नो रेफरर, सेम ओरिजिन। तो ये जितनी भी रेफरर पॉलिसी है दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ पर जाके आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रिक्वेस्ट के बारे में। फ़िलहाल हम रिस्पांस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी इसको स्किप करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा रिस्पांस हेडर के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं रिक्वेस्ट हेडर। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है अथॉरिटी, यानी कि जिस वेबसाइट पे हम गए थे उस वेबसाइट का नाम www.facebook.com, मेथड गेट एंड पाथ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पाथ क्या होता है, यानी कि जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं, जहाँ के लिए हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसका पूरा पाथ दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। देन आपके पास यहाँ पे स्कीम बताता है HTTPS। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि आपका जो वेब ब्राउज़र है, जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो आप ये बताते हो कि मैं कितना कैपेबल हूँ कौन सा रिसोर्स लेने के लिए। तो यानी कि जो क्लाइंट है वो सर्वर को बताता है मैं किस किस तरह के रिस्पांस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो बताता है कि मैं टेक्स्ट हो, इमेज हो, एप्लीकेशन हो, इसी तरह की चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो आप मुझे इसी तरह की चीज़ें सेंड करें। अदरवाइज़ अगर वो ये नहीं बताएगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट कर सकता है, तो सर्वर ये नहीं जान पाएगा कि वो उसको कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे सूटेबल रहेंगी, तो सर्वर उसको कुछ भी भेज देगा और वहाँ पे वो प्रॉपर्ली लोड नहीं होगा और वो आप ठीक तरीके से काम नहीं कर पाओगे। तो एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों आता है एक्सेप्ट एनकोडिंग। तो एनकोडिंग का मतलब होता है दोस्तों बेसिकली जो भी रिस्पॉन्स सर्वर वहाँ से भेज रहा है, जो भी डेटा सर्वर वहाँ से भेजेगा, तो वो एक कंप्रेस फॉर्म में भेजता है ताकि जो डेटा हो वो ईजिली फ्लो में जा सके। तो यहाँ पे वो जो क्लाइंट है वो ये बताता है कि कौन सा एनकोडिंग मेथड को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि gzip, BR, डिफ्लेट इस तरह के मेथड को सपोर्ट करता है एनकोडिंग के लिए। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट लैंग्वेज, यानी कि जो क्लाइंट है वो कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। देन कैशे कंट्रोल। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है हमारे पास कैशे कंट्रोल की, जहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम इज़ 0। तो कैशे कंट्रोल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो बेसिकली जब कोई भी रिक्वेस्ट आप करते हो किसी सर्वर से, अगर आप गूगल से किसी भी तरह का वीडियो डाउनलोड करना चाहते हो, किसी भी तरह का इमेज आप ले रहे हो या फिर किसी भी तरह की टेक्स्ट फाइल आप सर्वर से मंगा रहे हो, तो उसकी एक कैचे फाइल बन जाती है। तो वो कैचे फाइल होती है नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो या फिर किसी भी सर्वर को आप विजिट करते हो, तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी लोड होती है ड्यू टू दोज कैचेस। तो यहाँ पे एक कैचे कंट्रोल बनाया जाता है कि आपका जो भी कैचे होगा वो कितने टाइम पीरियड तक रहेगा। तो यहाँ पे उसकी हम एज डिफाइन कर सकते हैं कि वो यहाँ पे जो बेसिकली जितनी भी एज होती है वो सेकंड्स में होती है। कई बार किसी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा मैक्सिमम एज 16,000, मैक्सिमम एज 60,000। इसका मतलब होता है वो कितना एज यानी कितने सेकंड्स तक वो डेटा वहाँ पे कैचे मेमोरी में रहेगा। तो आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, जब किसी वेबसाइट पे आप जाते हो पहली बार तो थोड़ा टाइम लेती है लोड होने में, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट पे जाते हो तो बहुत ही जल्दी लोड हो जाती है। क्यों? उसके पीछे एक वजह है कि वो जो वेबसाइट है वो कैचे मेमोरी में स्टोर हो गई है। अब जो रिक्वेस्ट आप करते हो सेम रिसोर्स के लिए, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली सर्वर पे ना जाके वो रिक्वेस्ट कैचे मेमोरी से उठा के आपको ला के दे देते हैं। तो यहाँ पे कैशे कंट्रोल का मतलब होता है कि जो कैशे है वो कितने टाइम तक बना रहेगा आपके ब्राउज़र में, अगर वो आपके ब्राउज़र में स्टोर हो रहा है या फिर अगर वो एक CDN नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अगर आप जानना चाहते हो CDN के बारे में तो कमेंट करके बताओ, मैं उसके बारे में ज़रूर एक वीडियो ला के दूंगा। तो यहाँ पे फिलहाल कैशे कंट्रोल जो मैक्सिमम एज का मतलब यही है दोस्तों कि वो बताता है कि कितने टाइम पीरियड तक आपका जो कैचे है यानी कि जो आपका डेटा है वो कैशे मेमोरी में बना रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है कुकी। तो थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपको बताया कि HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, लेकिन वहाँ पे सेशन को मेंटेन करने के लिए हम HTTP कुकीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो कुकी है जो कि सेशन को मेंटेन रखता है, यानी कि जब भी आप किसी फेसबुक के लॉगिन करते हो या फिर आप किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाके बास्केट में कोई प्रोडक्ट डालते हो, तो ये आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप ही वो यूज़र हो जो इस पर्टिकुलर ई-कॉमर्स वेबसाइट को चला रहा था। तो कुकी का काम ये होता है। इसके अलावा और भी कई यूज़ हैं कुकी के, और भी कई तरीके से हम कुकी को समझ सकते
सकते हैं, फर्दर किसी वीडियो से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी कई तरह की चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं, लेकिन फिलहाल आज बर्बसूट के पर्पज़ से या फिर वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पर्पज़ से ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी थी आपको रिक्वेस्ट हेडर्स के बारे में। तो नेक्स्ट अगर आप बात करते हो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नज़र आती है यूज़र एजेंट की। तो यूज़र एजेंट क्या होता है? तो कई बार आपने यूज़र एजेंट शायद देखा भी होगा अगर आप एथिकल हैकिंग करते हैं तो यूज़र एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा एजेंट जो कि आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। यूज़र एजेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप किसी वेबसाइट को मोबाइल से लॉगिन कर रहे हो या फिर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसको आप कंप्यूटर से लॉगिन कर रहे हो, तो सर्वर को बताना कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, ताकि उसी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपको डेटा भेजे। ऐसा नहीं होगा अगर कोई वेबसाइट है वो एक प्रॉपरली कंप्यूटर स्क्रीन के हिसाब से रेडी करी गई है एंड वो अगर वही स्क्रीन का डेटा आपको अपने मोबाइल पे भेज दिया तो आप प्रॉपरली उसको देख नहीं पाओगे। तो यूज़र का एजेंट का काम होता है, एक यूज़र एजेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके बिहाफ पे काम करता है, जो कि सर्वर को बताता है कि जो ये रिक्वेस्ट है वो कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा विंडोज़ NT 10 विंडोज़ 64, तो ये बता रहा है कि मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कितने बिट का मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को देता हूँ। यूज़र एजेंट मैक्सिमम टाइम आप जब भी देखोगे तो यहाँ पे आपको मोज़िला 5.0 लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? जबकि मैं तो फ़िलहाल मोज़िला का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे मोज़िला ही आपको नज़र आता है। इसके पीछे क्या रीज़न है एंड क्या इसका आंसर है? जिस किसी को भी पता है कमेंट में करके बताए, फर्दर वीडियो में मैं उसको ज़रूर मैं शाउट आउट दूंगा अगर जिसने सही बताया। तो यहाँ पे आपको नज़र आता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड किस वेब ब्राउज़र से आप इस टाइम इसको सर्व कर रहे हो। तो यूज़र एजेंट का काम होता है जो आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट को सेंड करता है सर्वर को, वो यूज़र एजेंट होता है। तो ये है दोस्तों रिक्वेस्ट हेडर के बारे में। तो यहाँ दोस्तों हमने समझा HTTP रिक्वेस्ट मैसेज के बारे में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, कनेक्शन कीप अलाइव। तो पहले क्या होता था दोस्तों, जब HTTP का 1.0 वर्जन चलता था वहाँ पे कनेक्शन होता था क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब होता था जैसे ही आपका सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा आपका कनेक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन जब से HTTP 1.1 का यूज़ होना स्टार्ट हुआ तब से वो चेंज होकर हो गया कीप अलाइव। तो ये एक डिफरेंस है। पहले 1.0 का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो आपको वेब ब्राउज़र, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कनेक्शन क्लोज। लेकिन अगर आप 1.1 HTTP वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कनेक्शन कीप अलाइव नज़र आएगा। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं HTTP रिस्पॉन्स के बारे में। तो जिस तरीके से हमने HTTP रिक्वेस्ट के बारे में बात करी, अब हम समझते हैं HTTP रिस्पॉन्स के बारे में। तो जैसे कि HTTP रिक्वेस्ट जाती है यहाँ से सर्वर की तरफ, उसी तरीके से HTTP का रिस्पॉन्स आता है सर्वर से क्लाइंट की तरफ। तो उस रिस्पॉन्स में क्या होता है, उसमें भी सबसे पहले होता है वर्जन ऑफ द प्रोटोकॉल, यानी कि आप HTTP के कौन से वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड उसके बाद होता है, उसके बाद होता है आपका स्टेटस मैसेज, यानी कि आपका स्टेटस कोड 200, 300, 400, 500, उसके बाद आपका स्टेटस का मैसेज एंड उसके नीचे आपको होता है हेडर। तो जिस तरीके से हमने HTTP के रिक्वेस्ट हेडर के बारे में बात करी, ठीक उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं HTTP के रिस्पॉन्स हेडर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं HTTP के स्टेटस कोड के बारे में। So HTTP response status codes indicates whether a specific HTTP request has been successfully completed. Responses are grouped in 5 classes. तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो स्टेटस कोड होता है हमको ये बताते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट हमने सर्वर से करी है वो कंप्लीट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो रिस्पॉन्स हैं वो 5 तरीके में डिवाइड कर दिए गए हैं। पहला होता है इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज, दूसरा होता है सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज, तीसरा रीडायरेक्शन, फिर क्लाइंट एरर एंड फोर्थ इज सर्वर एरर रिस्पॉन्सेज। तो दोस्तों जब कभी भी आप बर्बसूट का इस्तेमाल करेंगे, जब कभी भी आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे, तो वहाँ पे आपको इस तरह के स्टेटस कोड नज़र आते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई स्टेटस कोड स्टार्ट हो रहा है 200 से या 300 से या 400 से या 100 से या 500 से, तो उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों कोई भी स्टेटस कोड अगर 100 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स। इट मीन्स द रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग, यानी कि जो भी रिक्वेस्ट आपने सर्वर को भेजी है वो रिक्वेस्ट सर्वर को रिसीव हो गई है और फर्दर प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद अगर कोई आपको रिस्पॉन्स मिलता है 200 से ऊपर, उसका मतलब होता है कि जो भी आपका एक्शन था वो सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गया सर्वर को और सर्वर ने आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि आपका जो रिक्वेस्ट था वो सक्सेसफुली वहाँ पे जा चुका है और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। थर्ड, अगर हम रीडायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपको कोई स्टेटस कोड अगर 300 से ऊपर का नज़र आता है या 300 नज़र आता है, उसका मतलब होता है कि जो भी आपने रिक्वेस्ट करी थी
वो सर्वर तक पहुंच चुकी है और वो वहाँ पे सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को फर्दर आगे प्रोसेस कर रहा है। कई बार आप किसी ऐसी वेबसाइट का रिक्वेस्ट करते हो जो कि वेबसाइट अब रीडायरेक्ट हो चुकी है किसी और यूआरएल पे, तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर आप मान लो आपने लिखा mastersin.it.in और mastersin.it.in जो है वो किसी और यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर दी गई है, तो उस केस में भी स्टेटस 300 समथिंग का आपको कोड नज़र आता है। उसके बाद अगर आपको कई बार एरर 404 नज़र आता होगा या फिर एरर 403 नज़र आता होगा, तो इसका मतलब होता है दोस्तों क्लाइंट एरर, यानी कि आपने कुछ ऐसा लिखा है जो कि सर्वर समझ नहीं पा रहा है। इट मीन्स द रिक्वेस्ट कंटेन्स इनकरेक्ट सिंटेक्स और कैन नॉट बी फुलफिल्ड, यानी कि कई बार आप किसी वेबसाइट का नाम गलत लिख देते हो, उस केस में आपको एरर 404 नज़र आता है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास लास्ट सर्वर एरर। तो दोस्तों कभी भी आपको एरर 500, 501, 2, 3 नज़र आता है, इट मीन्स कि जो सर्वर है उसने आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल नहीं किया है, यानी कि सर्वर की तरफ से कुछ एरर है। यानी कि अगर कभी आपको सर्वर 503 एरर देखने को मिलता है, 502 एरर देखने को मिलता है, इट मीन्स आप अपनी तरफ से आपने सही रिस्पॉन्स दिया है सर्वर को, लेकिन सर्वर की तरफ से कुछ एरर है। तो ये है कुछ स्टेटस कोड जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि सर्वर क्या कहना चाह रहा है, फिर हमारी रिक्वेस्ट ठीक तरीके से गई है या फिर नहीं गई है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं HTTP के रिस्पांस मैसेज के बारे में। तो जिस तरीके से हमारे पास रिक्वेस्ट मैसेज होता है उसी तरीके से हमारे पास रिस्पांस मैसेज होता है। जैसे कि यहाँ पे आपके HTTP का मेथड आता है, देन उसके बाद आपके पास आता है स्टेटस कोड 200, मतलब आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली यहाँ पे पहुँच चुकी है। देन आता है डेट, उसके बाद टाइम, उसके बाद सर्वर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक सर्वर एक चीज़ है, यानी कि ये बताता है कि जहाँ से आपकी रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि जो आपका टारगेट सर्वर है वो कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है सर्वर अपाचे 2.2.14, यानी कि क्या है, यहाँ बता रहा है कि वहाँ पे अपाचे वेब सर्वर का इस्तेमाल हो रहा है जिसका वर्जन क्या है 2.2.14। लास्ट मॉडिफाइड, इनकी लास्ट मॉडिफाइड कब करा गया था, तो उसका डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसका कंटेंट लेंथ, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसका कंटेंट लेंथ कितना है, उसकी लेंथ कितनी है। देन कंटेंट टाइप, किस तरह का कंटेंट आ रहा है, टेक्स्ट है, इमेज है, किस तरह का कंटेंट है वो आपको नज़र आता है। देन कनेक्शन क्लोज्ड, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कनेक्शन क्लोज्ड एंड कीप अलाइव के बारे में। थोड़ा सा दोस्तों उसको रियल वर्ल्ड में देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों वापस से हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर मैं रिक्वेस्ट हेडर को एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कैशे कंट्रोल, प्राइवेट, नो कैशे, नो स्टोर, मस्ट रेविलेडेट। तो बेसिकली कैशे कंट्रोल कई तरह के होते हैं। कैशे कंट्रोल जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पे ऊपर हमने रिक्वेस्ट में देखा था मैक्सिमम एज, यानी कि इतने एज तक वहाँ पे वो बना रहेगा। कैशे कंट्रोल में क्या होता है कि जो भी आपका कैशे बनेगा किस तरह का कैशे स्टोर होगा। अगर नो कैशे का दोस्तों मतलब होता है कि अगर क्लाइंट सर्वर को किसी भी तरह की रिक्वेस्ट भेज रहा है, फॉर एग्जांपल सर्वर ने क्लाइंट को भेजा कि मुझे ये वाली इमेज चाहिए, एंड अगर वो नो कैशे का इस्तेमाल कर रहा है, तो नो कैचे का मतलब होता है कि जो भी आपका रिसोर्स आप क्लाइंट मांग रहा है सबसे पहले वो वैलिडेट होने के लिए जाएगी सर्वर पे, उसके बाद ही आपको उसका रिस्पांस मिलेगा। यानी कि एक नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था, आपको कैचे से उठा के रिसोर्स दिया जाता था। आपने इमेज मांगी, अगर इमेज वो कैचे में पड़ी हुई है तो आपको कैचे में दे दी जाती थी। लेकिन अगर वो नो कैचे पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है तो आपकी जो इमेज होगी वो कैचे से डायरेक्टली उठ के नहीं होगी। सबसे पहले आपकी जो इमेज होगी, उसकी जो रिक्वेस्ट होगी वो वैलिडेट होने जाएगी सर्वर के पास, उसके बाद सर्वर से आपको उसकी रिस्पांस मिलेगा। उसके अलावा एक होता है नो स्टोर। नो स्टोर का मतलब होता है किसी भी तरह का कैचे आपका स्टोर नहीं होगा। अगर कहीं पे नो स्टोर पॉलिसी का इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो नो स्टोर का मतलब होता है किसी भी तरह का कैचे स्टोर नहीं होगा, डायरेक्टली आपको सर्वर से ही रिसोर्स देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट एनकोडिंग आता है, यानी कि किस तरह का एनकोडिंग है वो सपोर्ट कर रहा है। देन कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, तो बेसिकली एक कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी होती है जो कि हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए हेडर्स में बेसिकली CSP लगाया जाता है। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो किसी और वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ नज़र आती है वो कंटेंट टाइप, यानी किस तरह कंटेंट टाइप है। देन डेट, डॉक्यूमेंट पॉलिसी, एक्सपायर्स, प्रैग्मा। तो बेसिकली प्रैग्मा और नो कैचे, जो हमने कैचे पॉलिसी के बारे में पढ़ा था वो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। पहले जो है प्रैग्मा का इस्तेमाल होता था, अब जो है कैचे पॉलिसी का इस्तेमाल होता है, तो मतलब वही है दोनों का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुकी मिल जाती है। देन स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, सो बेसिकली HSTS यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। तो पहले एक टूल का इस्तेमाल होता था जिसको हम बोलते थे SSL स्ट्रिप। तो SSL स्ट्रिप क्या करता था, HTTPS की वेबसाइट्स को डाउनग्रेड करता था HTTP में, ताकि
वहाँ से जो डेटा जा रहा है उसको हम पढ़ सकें, क्योंकि HTTP जो है इनसिक्योर है, जो डेटा जाता है वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है। तो उसके लिए इसको सिक्योर करने के लिए हम स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते थे। एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन, एक्स फ्रेम ऑप्शन, एक्सेस प्रोटेक्शन, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, ये क्लिक जैकिंग से बचने के लिए। क्लिक जैकिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेसबुक लिखा हुआ है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं कहीं और पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा, यानी कि आपने क्लिक कहीं किया और रिडायरेक्ट कहीं और पे हो गए, तो वो क्लिक जैकिंग होती है। तो उस क्लिक जैकिंग से बचने के लिए यहाँ पे हम कुछ एक्स फ्रेम ऑप्शंस को लगाए जाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आगे भी हम डिटेल में जाके बात करने वाले हैं, इसीलिए मैं आज आपको इन डेप्थ नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों नज़र आता है हमारे पास रिस्पॉन्स हेडर। तो आई होप दोस्तों आपको HTTP रिस्पॉन्स मैसेज समझ में आया होगा। तो ये थी दोस्तों हमारे पास सेकंड वीडियो बर्ब सूट की। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत दिनों से देख रहा हूँ दोस्तों, मेरा चैनल का एंगेजमेंट बिल्कुल गिर चुका है क्योंकि 2 महीने से कोई भी वीडियो नहीं आई थी। लेकिन आई प्रॉमिस अब से आपको वीक में या 10 डेज़ में एक वीडियो तो पक्का देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करो एंड इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।